हे दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज में इतने सिलेबस को कवर किया था और इस वीडियोज में हम इतने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ये यूपीएससी जेईएस पेपर 2 का सिलेबस है। फिर हम देखते हैं। ये रही आपकी वो लाइन्स। बाकी के शेष सिलेबस में हम देखेंगे। जो हमारी ये पहली लाइन है, इसमें कह रहे हैं केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय, जो कि इंग्लिश में है वेलफेयर स्कीम फॉर vulnerable sections of the population by the center and states, and the performance of these schemes, mechanisms, laws and bodies constitute for the protection and betterment of these vulnerable sections। बेसिकली यह मुख्य रूप से इस लाइन का कहने का मतलब क्या है यूपीएससी का। यूपीएससी हमसे कह रही है कि आप केंद्र और राज्य, केंद्र मीन्स आपका केंद्र सरकार जो कि संसद में बैठती है, और राज्य मीन्स राज्य सरकार जो कि राज्य विधायिका या इसे एक और नाम से जानते हैं विधानमंडल में बैठती है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो समाज के अति संवेदनशील वर्ग होते हैं। अब अति संवेदनशील वर्ग ऐसे वर्ग जिनकी सुरक्षा और बेहतरी के बहुत ही कम अवसर हों, तो इन अति संवेदनशील वर्गों के लिए जो योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार बनाती है और इन योजनाओं के कार्य निष्पादन अर्थात इन योजनाओं की जो कार्य है वह कैसे करेगी, इनके विषय में पढ़ना है। और साथ में जो ये अति संवेदनशील वर्ग है, इनकी सुरक्षा और बेहतरी के लिए सरकार कौन से तंत्र गठित करती है, कौन से विधि अर्थात नियम लागू करती है, संस्थान और निकाय ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसमें से आपको ये देखना है। अगली लाइन देखिए। अब अगली लाइन में से है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। इंग्लिश में issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education, human resources। इस लाइन का बेसिकली या मुख्य रूप से यूपीएससी क्या चाहती है। वो कह रही है आपसे कि आपको जो स्वास्थ्य, जो शिक्षा और जो मानव संसाधन है, 3 स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन, इन तीनों संसाधनों से संबंधित जो भी सामाजिक क्षेत्र और सेवाओं में सरकार जो विकास और प्रबंधन करती है, विकास और प्रबंधन किस में, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संबंधन में। इससे संबंधित विषय आपको देखने हैं, इससे संबंधित आपको विषय
देखने हैं। सो यहाँ सामाजिक क्षेत्र और ये सेवाएं जो कि आपकी होंगी स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित, इनके विषय में इसमें देखना है। अगली लाइन देखिए, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये जो लाइन है या यूं कहें कि यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 में जो ये सेक्शन ऐड किया, इसी सेक्शंस को, गरीबी और भूख को, यूपीएससी ने जीएस पेपर 1 में समाजशास्त्र की बुक के सिलेबस में ऐड किया और जीएस पेपर 3 में इसी टॉपिक को उन्होंने आर्थिक विकास के नाम में संग्रहित कर दिया। तो किसी भी देश की जो सरकार होती है उसका एक ही मात्र लक्ष्य होता है, गरीबी और भूख को मिटाना। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुअर है तो वह भूखा होगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो गरीब है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा है तो वो भूखा है। किंतु अमीर व्यक्ति कभी भी भूखा नहीं रह सकता, लेकिन यदि कोई भूखा है तो वो गरीब होगा। तो सरकार चाहती है कि देश में न तो गरीब रहें और न गरीबी रहे। इसलिए यूपीएससी ने आपके सिलेबस में से जीएस 1, जीएस 2 और जीएस 3 तीनों पेपर में गरीबी और भूख से संबंधित विषय वस्तु को समाहित किया है। अगली लाइन देखिए, अब यहाँ पर शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष देखने हैं। फिर उसके बाद आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं क्या हैं। इसी ई गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय, इंग्लिश में इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, सिटीजन्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। सो इस लाइन का कहने का तात्पर्य है यूपीएससी का सीधा सीधा कि वह चाहती है आपसे कि आप जो शासन व्यवस्था है, जो पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है, इनके महत्वपूर्ण पक्षों को पढ़िए और ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकार का पूरी तरीके से मोबाइल में या इंटरनेट के माध्यम में शिफ्ट हो जाना, यही ई गवर्नेंस है। तो इसके अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, इसके मॉडल क्या हो सकते हैं, इसकी सफलताएं क्या हो सकती हैं, इसकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं, ये पढ़िए। और ई गवर्नेंस के अंतर्गत नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत व अन्य उपायों के विषय में पढ़िए। सो इस लाइन का यही बेसिकली मतलब है। उसके बाद जो आपका अंतिम लाइन है, ये जो संविधान, शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय, इन 4 कीवर्ड्स से रिलेटेड। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका जिसकी तैयारी आप खुद कर रहे हैं। तो ये जो सिविल सेवाएं होती हैं ये आपकी करवाती है यूपीएससी, और ये सिविल सेवाएं आपकी ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड ऑल इंडिया रैंक की होती हैं। तो
इन सर्विसेज ए ग्रुप, बी ग्रुप और ऑल इंडिया रैंक की सर्विसेज लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाती हैं, इनके विषय में पढ़ना है। इस पर जो यूपीएससी के द्वारा पूछी जाने वाली जो सिविल सर्विस में 24 जॉब्स होती हैं उन पर हमने एक पिछला वीडियो बना दिया। ये है आपका वो वीडियो जिसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड पूरा विषय वस्तु अब देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड पूरी विषय वस्तु। तो यहाँ पर जो यूपीएससी ने दिया है, उन्होंने दिया है आपको पहला भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और या अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। तीसरी लाइन में से भारत के हितों, भारत के परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव। फिर अंतिम लाइन में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, संस्थान, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। इंग्लिश में इंडिया एंड इट्स नाइबरहुड रिलेशंस, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interests, effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, India's diaspora, important international institutions, agencies and fora, their structure, mandate। ये यूपीएससी के द्वारा दिया गया सिलेबस है जिसको हमने और भी कुछ अंडरस्टैंड बनाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो भी आपका ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसमें से उन्होंने कहा भारत और इसके पड़ोसी संबंध, अर्थात जो इसके पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन आदि के संबंध भारत के साथ, ये आपको पढ़ना है। फिर समूहों के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे देश जो अपने अपने समूह बना लेते हैं, जैसे क्षेत्रीय समूह, द्विपक्षीय समूह या वैश्विक समूह, इनको पढ़ना है। और साथ में भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, जो भारत और अन्य देशों के मध्य होते हैं, ये करार या भारत से संबंधित हों या उसके हितों को प्रभावित करते हों, ऐसे करारों को आपको पढ़ना है जो कि हाल फिलहाल की घटनाओं में काफ़ी अधिक रहते हैं। फिर उसके बाद आपको देखना है भारत के हितों पर और या भारत के परिदृश्य पर जो विकासशील देश हैं और जो विकसित देश हैं, इनकी नीतियां और इनकी राजनीति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर विकासशील देश जो विकास कर रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और विकसित देश मतलब जो विकास कर चुके हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि। तो भारत के हितों पर या भारत के परिदृश्य पर इन विकासशील देश और इन विकसित देशों की जो नीतियां होती हैं और जो इनकी राजनीति है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे भारत देश पर, ये भी आपको पढ़ना है। फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ संस्थाएं जिन्हें हम संगठन भी कहते हैं, और संस्थाएं और मंच, जैसे संस्थान के अंतर्गत बहुत फेमस आपके हैं संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो आपके ये हैं आपके जो संस्थान, ये जो आपकी हैं संस्थाएं, ये जो आपके मंच हैं, इनकी आपको संरचना पढ़ना है। और इनके अधिदेश मीन्स जो अधिकार ये प्राप्त करते हैं, अधिकार पत्र, जो अधिकार पत्र प्राप्त करते हैं जहाँ पर वहाँ पर कुछ कार्य करने के, ये देखना। ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड विषय वस्तु। दोस्तों ये पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज थी सिलेबस GS2 की पूरी सीरीज को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आने वाले टाइम पर हम
जीएस पेपर 2 के पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आपके सन 2020, 19, 18, 17 और 16 के क्वेश्चन पेपर शामिल होंगे। थैंक यू एंड सो मच।